अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे चेरी ऑर्चर्ड के बारे में। चेरी ऑर्चर्ड एक प्ले है जो लिखा है एंटोन चेकोव ने। एंटोन चेकोव की बायोग्राफी के बारे में मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इसका एक जो प्ले है चेरी ऑर्चर्ड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चेरी ऑर्चर्ड बेसिकली एक ऐसा प्ले है जिसके बारे में ये डिबेट हमेशा से रही है कि ये एक ट्रेजिडी है या एक कॉमेडी है, और फिर लेटर ऑन इस पर ये कहा गया कि ये एक ट्रेजाई कॉमेडी है। ठीक है, एक क्लैश है बिटवीन द राइटर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्ले चेरी ऑर्चर्ड। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेरी ऑर्चर्ड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस वक्त चेरी ऑर्चर्ड लिखा गया यानी 1904 के अंदर, तो उस वक्त रशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे, सोशल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट्स, इवन के साइंस और लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही थी। ठीक है, तो जो चेरी ऑर्चर्ड है अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चेरी ऑर्चर्ड के अंदर जो हमारा राइटर है एंटोन चेकोव, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करता है और वो पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहले हम बात करेंगे पीसेंट रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, जब चेरी ऑर्चर्ड लिखा गया तो उससे पहले पीसेंट रिवोल्ट हुई थी, जिसमें जो पीसेंट्स हैं उन्होंने अपने राइट्स के लिए बात की। ट्रांसफॉर्मेशन की थीम को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है। राइज ऑफ मिडिल क्लास की बात करेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, यानी पॉलिटिक्स के अंदर कौन सा बैकग्राउंड का था जिस बैकग्राउंड के अंदर ये लिखा गया है। नेक्स्ट हम इसके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ ट्रांसपोर्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आई थी। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चेंजेस और इन्वेंशंस हो रही थी, और लिटरेचर और ड्रामा कौन कौन से प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट ऐड किया है स्लाइड, वो है सर्व की। सर्व क्या होते हैं? बेसिकली सर्व हम कह सकते हैं कोई भी किसी के घर अगर वो सर्वेंट हो तो विद जनरेशन टू जनरेशन जो सर्वेंट का काम होता है ना, यानी कोई एक फादर है किसी के घर सर्वेंट और फिर आगे से उसका बेटा भी उसी घर सर्वेंट हो, उसका जो पोता है वो भी उसी घर सर्वेंट हो, तो वो कहलाते हैं सर्व्स। ठीक है, यानी जनरेशन टू जनरेशन किसी भी एक ख़ानदान की खिदमत करना या उनके लिए एज अ लेबर काम करना, वो कहलाते हैं सर्व। तो यहाँ सर्व का भी सर्व भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पॉइंट में आता है। वो कैसे कि जो हमारा राइटर है एंटोन चेकोव, वो एक सर्व फैमिली से बिलोंग करता था। उसका जो फादर था पेवल यग्रोविच, वो एक सर्व था। वैसे तो उसका जो कारोबार था वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर चलाता था, लेकिन फिर बाद में उन्हें लॉस हो गया था और वो मॉस्को चले गए थे। लेकिन जो राइटर है एंटोन चेकोव, वो मॉस्को नहीं गया था। उसने यहीं रह के, जहाँ पहले वो रह रहे थे वहीं रह के अपने काम को स्टार्ट किया, अपने शॉर्ट स्टोरीज़ को प्रोड्यूस किया इस तरह। लेकिन अब ये कहने का मकसद है कि ये जो राइटर है हमारे पास, ये एक सर्व फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका जो फादर है वो भी एक सर्व था, इवन इसका ग्रैंडफादर भी एक सर्व था। ठीक है, और इस प्ले के अंदर हमें जो बेसिक दो करैक्टर हैं लोपेखिन और फिट्स का, ये दोनों करैक्टर इसके हम कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल करैक्टर्स हैं, क्योंकि लोपेखिन भी है एक सर्व था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो एक इलीट क्लास से बिलोंग करता था, और जो फिट्स है वो तो जनरेशन टू जनरेशन ही एक सर्व करता आ रहा है। इवन के जैसे जब प्ले स्टार्ट होता है जब वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर है, और उसका जो ग्रैंड सन है वो भी एक उसी घर में काम कर रहा है। ठीक है, उन्हीं घर के लिए सर्विसेज अंजाम दे रहा है, और जो एंड तक, प्ले के एंड तक ही ये वहाँ का सर्व ही रहता है। ठीक है, तो सर्व एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो राइटर है हमारा एंटोन चेकोव, ये उसके खुद के पॉइंट से यानी खुद की लाइफ से रिलेट करता है। नेक्स्ट जो इसका हिस्टोरिकल पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं वो है पीसेंट रिवोल्ट। पीसेंट रिवोल्ट जो ऐसी रिवोल्ट थी जो पीसेंट्स ने स्टार्ट की थी 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, और ये पीसेंट्स ने अपने राइट्स को हासिल करने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था। इसके अंदर क्या था कि पीसेंट ने अपने राइट्स हासिल करने के लिए बात की, और उन्होंने कहा कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये एक ऐसी इरा थी, यानी 20th सेंचुरी जब आ गया तो हमारे पास बहुत सी थेरीज आती हैं, कम्युनिज्म आ गया, कैपिटलिज्म आ गया, ठीक है, मॉडर्निज्म आ गया। तो पीसेंट ने अपने राइट्स के लिए बात की, जिसकी वजह से जाहिर सी बात जो पीसेंट्स थे वो सर्व्स थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यानी सर्व्स का सिस्टम था। तो जब उन्होंने अपनी बात राइट्स के लिए बात की, तो जो अपर क्लास थी उन पे टैक्स इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अपर क्लास क्या थी, वो टैक्स देती थी ताकि जो लोअर क्लास है जो उनके लिए एज ए सर्व काम करते हैं
या एज ए लेबर काम करते हैं, या उनके अखराजात वगैरह ये इस तरह उनके पूरे हो सकें। लेकिन जब जैसे ही पीसन ने अपने मज़ीद राइट्स के लिए बात की, तो जो अपर क्लास थी उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। और टैक्स बढ़ाने का क्या कि जब अपर क्लास ने उन टैक्सेस जो उन पे बढ़ाए गए थे, उन्होंने इस बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी, ठीक है। वो टैक्स देते रहे, इस बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी कि जो पूरी क्लास है वो भी एलीट हो सकती है, ठीक है। वो अपनी लग्जरीज़ के अंदर ही इंडल्ज रहे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास आ गई ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, जब जब एलीट क्लास अपनी लग्जरीज लाइफ के अंदर, अपनी लग्जरियस लाइफ के अंदर इंडल्ज थे, तो जो पूरे क्लास ने जब अपने राइट्स के लिए बात की, तो क्या था कि रशिया के अंदर ये रूल हुआ कि हर एक को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का हक है। यानी आप अपनी स्ट्रगल करो, इवन के जो लेबर हैं, जो सर्व्स हैं, वो भी अपनी खुद कमा सकते हैं, खुद स्ट्रगल कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। एक तरह की कम्युनिज्म हमारे पास आ गई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जिसके अंदर जो सर्व थे वो बिकम्स एलीट थ्रू देयर स्ट्रगल, और जो एलीट क्लास थी वो पुअर से पुअर होती चली गई अपनी लग्जरियस लाइफ के अंदर की वजह से, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ मैंने लिखा एलीट क्लास। अब ये देखें, हम सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिलेट करते जाएं अपने क्वेश्चन के साथ। अब जो हमारे पास करैक्टर है ल्यूबफ का, ठीक है, जो ल्यूबफ की फैमिली है वो अपनी लग्जरियस लाइफ के अंदर इंडल्ज हैं, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पुअर को कॉइन दे रही है, ठीक है। ल्यूबफ पुअर पीपल को कॉइन दे रही है, और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उनकी जो ट्री है चेरी ऑर्डर, उसकी ऑक्शन का दिन आ गया है, लेकिन फिर भी वो पार्टी को अरेंज करती है। अपनी लग्जरियस लाइफ के अंदर इतना इंडल्ज हैं कि वो रियलिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। पॉलिटिक्स के अंदर भी एक यानी एक बहुत बड़ी वार चल रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये लिखा गया 1904 के अंदर, उसका बैकग्राउंड भी हमें देखने को मिलता है। 1904 10 नवंबर 1904 के अंदर, जब ये 10 नवंबर था, जापान ने डिक्लेयर कर दी वार रशिया पे, ठीक है। अब जब इन्होंने वार डिक्लेयर कर दी रशिया पे, तो रशिया के अंदर जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, वो बहुत ही पुअर हो गई, ठीक है। क्या था कि इन्होंने जब इस पर वार डिक्लेयर की, तो येलो रिवर पे इन्होंने 1904 में, जापान ने 1904 में येलो रिवर के मुकाम पे रशिया को डिफीट कर दिया, और उन्हें फोर्स किया कि आप अपनी फोर्सेस को पुल बैक कर लो, जिसकी वजह से यहाँ जो टेंशन थी वो और ज़्यादा क्रिएट हो गई, और जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा वर्स हो गई, ठीक है। यहाँ का जो इंटीरियर मिनिस्टर था एवचलिसव प्लेव, ठीक है। तो ये जो रशिया के बेसिकली नेम्स होते हैं उसके अंदर वी और वाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो आप फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो प्लेव था ये इसका इंटीरियर मिनिस्टर था। उसने क्या किया, उसने सिचुएशन से फ़ायदा उठाया और उसने पब्लिक पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा उसने पब्लिक पे कंट्रोल किया कि हर चीज़ उसने अपने कंट्रोल के अंदर ले ली। इवन के जो सोशल गैदरिंग थी और जो स्टूडेंट की स्ट्रीट्स के अंदर गैदरिंग होती थी, उस गैदरिंग के लिए भी सारे लोगों को जो पुलिस होती है ना, उसका परमिशन लेटर यानी रिटन फॉर्म के अंदर परमिशन लेटर लेना ज़रूरी था। यानी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। और दूसरे नंबर पे इसने क्या किया था, जो रॉयट्स हो रहे थे उन सबको इग्नोर कर दिया था। इसने 1904 ईस्टर संडे पे 1904 में ईस्टर संडे पे 45 ज्यूज़ को मरवा दिया और 600 हाउसेस को इसने डिस्ट्रॉय करवा दिया, ठीक है। जब ये सारी कंडीशन हो गई, और ये सब कौन करवा रहा था, प्लेव ये सब कुछ करवा रहा था। और जब इसने सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, जो पब्लिक की वॉइस थी उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, उनको बिल्कुल ही सप्रेस किया गया, तो क्या हुआ कि इसका मर्डर कर दिया गया 20 जुलाई 1904 के अंदर, ठीक है। अब इसका मर्डर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि कंडीशन जो थी, जाहिर सी बात है, एक तरफ पुलिस है इसको फॉलो करने वाले, और दूसरी तरफ तो जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो गई, ठीक है। और फिर जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी उसका एंड हुआ 1917 की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन पे, ठीक है। 1917 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई, और जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और जब ये वार हुई, तो फिर हमारे पास ये जो सारी ही अपीबल्स हैं, सारी पुअर कंडीशन का एंड देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये हो गई, ये सब कुछ एंड हो गया, तो जो पुअर क्लास थे जिन्हें सप्रेस किया गया था, उन्होंने अपनी वॉइस अरोज़ की, ठीक है। मिडिल क्लास ऊपर आती चली गई, ठीक है, और जो एलीट क्लास थी वो पुअर होती चली गई। और जैसे हमारे पास यहाँ मैंने करैक्टर्स के नेम लिखे हैं चेरी ऑर्चर्ड के अंदर। लोपेकिन का करैक्टर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे, थीम्स का क्वेश्चन लिख लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इसके साथ रिलेट करने वाला हो, ट्रेजाई कॉमेडी वाला जो भी क्वेश्चन होगा, तो इसके अंदर लोपेकिन का जो करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
है। जो लेपेकिन है वो एक सब क्लास से बिलोंग करता था, ठीक है। जब इन्हें मौका मिला तो उसने इतनी स्ट्रगल की कि वो इलीट बन गया, इवन कि वो चेरी ऑर्चर्ड को उसने खरीद लिया, ठीक है। ल्यूबव का और ट्रोफिमोव का करैक्टर जो इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनके करैक्टर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लग्जरस लाइफ, इवन कि इतनी कि जो लेपेकिन है वो जब अमीर भी हो गया तो तभी वो उसकी जो राय है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उस लेपेकिन ने जो भी इन्हें ओपिनियन दिया अबाउट चेरी ऑर्चर्ड वो उन्हें वल्गर ओपिनियन कहते थे, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रशियन या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की। ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म, ठीक है। बेसिकली कम्युनिज्म एक ऐसी आप थेरी कह लो, मूवमेंट कह लो, या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिले जाएं, ठीक है। हर पर्सन वर्क करे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसे जो मुआवजा दिया जाए उसकी नीड के अकॉर्डिंग दिया जाए, ताकि जो इक्वालिटी है वो क्रिएट हो सके, ठीक है। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्राइवेटली ओन किए जाते थे कैपिटलिज्म के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। ये था कम्युनिज्म, ठीक है। अब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई कि जिसके अंदर पहले जो रशिया के अंदर मैंने आपको बताया कि जो मिडिल क्लास सप्रेस हो रही थी तो उन्होंने अपनी राइट्स के लिए बात की, तो कम्युनिज्म का स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये रेवोल्यूशन 1917 के अंदर स्टार्ट हुई थी और इनका बेसिक मोटो था पीस, लैंड एंड ब्रेड, ठीक है। बेसिकली इसमें शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, और लैंड और ब्रेड इस पर ज़्यादा फोकस करके इनका ये मोटो रखा गया। यहाँ मैंने एक पॉइंट ऐड किया है एज अ कोटेशन, आप ऐड कर सकते हो। उन्होंने कहा रशियन रेवोल्यूशन पेव द वे फॉर द राइज ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, कम्युनिज्म स्टार्ट हो गई एज एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम। ओके, तो बाकी ये है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म का तो आपको पता लग गया ना। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म है ये अगेंस्ट आई थी कैपिटलिज्म के, ठीक है। कैपिटलिज्म के अंदर इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, हर पर्सन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकता है। इससे क्या होता है, इससे जो एलीट क्लास होती है ना उसको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। लेकिन जो पुअर क्लास होती है वो बहुत ही सप्रेस हो जाती है, उन्हें सब्जुगेट किया जाता है, उन्हें सप्रेस किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कैपिटलिज्म के खिलाफ आया था कम्युनिज्म, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये देखें ये 1904 है, यानी 20th सेंचुरी है, ठीक है। हमारे पास मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ही है। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बेसिकली क्या थीम्स होते थे कि उसके अंदर आइसोलेशन थी, ठीक है। ये यानी ये जो सारी ट्रांसपोर्टेशन ये सारी मॉडर्निज्म के अंदर आती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1904 के अंदर ही ट्रांस साइबेरियन रेल रोड को अपीयर किया गया, यानी इसको ओपन किया गया, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, ठीक है। ये इतना बड़ा रेल रोड था कि इसका जो रकबा था वो 3200 माइल्स था और ये मॉस्को को व्लादिवोस्टोक तक के साथ मिलाता था, ठीक है, यानी इतना बड़ा था। और यहाँ ये एक ट्रांसपोर्टेशन का या का बहुत बड़ा या इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रिसोर्स था, ठीक है। और फिर इसी ईयर ओपन किया गया आईआरटी सबवे लाइन। ये आईआरटी सबवे लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी ये बहुत बड़ी थी, लार्जेस्ट सबवे लाइन इसे माना जाता है। 842 माइल्स था इसका रकबा, ठीक है। अब ये क्या है, इसी ईयर 1904 के अंदर ये जो दोनों रेल रोड और दूसरा सबवे लाइन है इन दोनों को ओपन किया गया, जिससे क्या हुई, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी, जो चीज़ों की एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट वो ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को फ़रोग मिला, ठीक है। और फिर इसके अलावा अब ये इसके साथ कैसे रिलेट करता है हमारे चेरी ऑर्चर्ड के साथ, क्या है कि जब इनको बनाया गया ये जो रेल रोड है और सबवे लाइन को, तो जो बड़े बड़े यानी इसके बनाने के दरमियान से इतना बड़े रकबे पे जब कोई चीज़ बनाई जाए तो उनके जो सेंटर में जो भी कॉलोनी आती हैं या जो भी सिटी आते हैं तो उनके रास्ते को कट किया जाता है ताकि इस रेल रोड को बनाया जा सके, ठीक है। जैसे कि हमारे अक्सर यहाँ जो सड़कें वगैरह बनती हैं तो रास्ते वगैरह निकाले जाते हैं, इसी तरह तो उनके रास्ते में जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रही थी, जैसे कि हमारे पास वर्क के अंदर चेरी ऑर्चर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आ रही थी उसको कट करके छोटी छोटी इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। उसके छोटे छोटे प्लांट्स प्लॉट्स बनाए जा रहे थे और उसके लिए छोटी छोटी लैंड्स बनाई जा रही थी, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को फ़रोग दिया जा सके। तो इसी तरह हमारे पास चेरी ऑर्चर्ड के अंदर भी ऐसे ही है कि जो हमारा लेपेकिन है वो इस बात पर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये चेरी ऑर्चर्ड है, इसको कट करके हमारे छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए जाए ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जब फ़रोग मिलेगा तो फिर ही इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह ये रिलेट करता है कि
इसी ईयर जो हमारे रशिया के अंदर ये सारी चेंजिंग हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन आ रही थी, रेल रोड बन रहे थे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में के अंदर इसने ये चेरी ऑर्चर्ड लिखा कि जिसमें वो बताता है कि जैसे इन रेल रोड्स को बनाने के लिए जो रास्ते के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें थी उनको ब्रेक किया गया, छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर, लैंड्स के अंदर डिवाइड किया गया। इसी तरह हमारे चेरी ऑर्चर्ड के अंदर भी वो इसी कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर रहा है थ्रू द करेक्टर ऑफ लपैकिन। ठीक है, ओके। जो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही थी। पोलोनियम एंड रेडियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये प्रोड्यूस हो रहे थे और इन एलिमेंट्स ने हमारे वेपन्स के अंदर, ये न्यूक्लियर एज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, और इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बनाया गया, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल ने क्या किया, इसने इट पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशंस ऑफ रेडियो। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ 1904 के अंदर ही वायरलेस रेडियो को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो साइंस के अंदर इन्वेंशंस आ रही थी, इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा चेरी ऑर्चर्ड लिखा गया, जिसके अंदर जो रेनेविस्की फैमिली है वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि जो इन्वेंशंस आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। और यहाँ मैंने अब कुछ लिखे हैं लिटरेचर और ड्रामे के अंदर कौन कौन सी इन्वेंशंस हो रही थी। ठीक है, बहुत सारे प्लेस लिखे गए, लेकिन यहाँ मैंने प्लेस के नाम लिखे, आप कोई भी इसमें से अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो चेरी ऑर्चर्ड जब इसके अंदर लिखा गया, तो चेरी ऑर्चर्ड वो वाहिद था जिसके अंदर इतना बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर परस्पेक्टिव से हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी को टच देता है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, रियलिस्टिक टच दिखाता है जो हमारा पास राइटर है। तो लिटरेचर के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे वर्क प्रोड्यूस हो रहे थे इस वक्त, यानी इस वक्त लिटरेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं शार्पनेस थी। ठीक है, बहुत तेज़ी आई हुई थी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चेरी ऑर्चर्ड। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं, यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। बस आपने ये बताना है कि कहाँ कहाँ से ये पॉइंट हमारे क्वेश्चन के साथ, हमारे बेसिकली प्ले के साथ रिलेट करता है। ये सारे पॉइंट्स की हर एक डिटेल नहीं लिखनी। ठीक है, बस मैंने ये आपको इसलिए बताया है यहाँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके हर एक पॉइंट को समझाने की और उसको रिलेट करने की चेरी ऑर्चर्ड के साथ कोशिश की है। तो आपने क्या करना है, हर पॉइंट को बताना है कि यहाँ ये भी हुआ था 1904 के अंदर जब ये लिखा गया, तो तब पॉलिटिक्स के अंदर ये वाला इवेंट चल रहा था, ये वार चल रही थी, साइंस के अंदर ये वाली इन्वेंशंस हो रही थी, और वही हमें चेरी ऑर्चर्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। विद कोटेशन आपने बताना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्राई में बेस्ट के हम चेरी ऑर्चर्ड एज ए ट्रेजाई कॉमेडी को डिस्कस करें। ठीक है, इस वीडियो का जो चैप्टर्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप यहाँ से उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एंटोन चेकोव का इंट्रोडक्शन की वीडियो थी और इसके राइटिंग स्टाइल की वीडियो थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इसके अलावा आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।